दोस्तों, जब आर्य मध्य एशिया से दक्षिण एशिया की तरफ बढ़े तो सबसे पहले वो सिंधु के आसपास आके बसे। और ये कहा जाता है आर्यों की जो प्रारंभिक बस्तियां थी वो सिंध और पंजाब के आसपास थी। और ये पंजाब वर्तमान में पाकिस्तान और भारत दोनों क्षेत्रों में पड़ता है। जब आर्य भारतीय पृष्ठभूमि में बस गए तो इन्हें न केवल सिंधु का मैदान मिला बल्कि उस क्षेत्र में बेहतरीन तरीके से होने वाली कृषि की भूमियां प्राप्त हो गई। तो जाहिर सी बात है, अब आर्यों को मध्य एशिया की साइबेरियन की ठंडी हवाओं से निजात मिल चुके थे। अब वो भारत में ना अधिक गर्मी महसूस कर सकते थे, ना बहुत अधिक ठंडी और ना बहुत अधिक बरसात। तो कुल मिला के आर्यों के लिए भारतीय पृष्ठभूमि जो है बहुत ही अनुकूल थी। और आर्यों ने सैंडोवासियों से कृषि करना सीख लिया। इसलिए आर्य अब न केवल पशुपालन अपनाते थे बल्कि कृषि व्यवसाय को भी अपनाना शुरू कर दिया। तो आर्य जैसे जैसे दक्षिण की तरफ बढ़ते गए वो अपनी कल्चर का क्या है प्रचार प्रसार करते गए, पूर्व में बढ़े और फिर दक्षिण की तरफ बढ़ते गए। इस तरीके से हम लोग सबसे पहले 4 टॉपिकों को डिसाइड किया है। इनमें से सबसे पहला है ऋग्वैदिक आर्यों का राजनीतिक जीवन। जाहिर सी बात है, वैदिक साहित्य से जो हमें जानकारी मिलती है वो आर्यों के राजनीतिक जीवन के बारे में विस्तार से मिल जाती है। और उसी तरीके से ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक जीवन, यानी ऋग्वेद से जो हमें आर्यों के सामाजिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है, इसी तरीके से ऋग्वैदिक कालीन यानी ऋग्वेद से आर्थिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है और ऋग्वेद से धार्मिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। तो अगले कई दिनों तक हमारे पास ये 4 टॉपिकों पर हमें डिस्कशन करना है। और आज हम लोग पढ़ेंगे पहला टॉपिक ऋग्वैदिक कालीन आर्यों का राजनीतिक जीवन। तो सबसे पहले आर्यों का जो राजनीतिक जीवन है, इससे जो संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे और बात करेंगे कि कैसे कैसे आर्यों का जो राजनीतिक जीवन है वो व्यवस्थित होता गया, जन से जनपद, जनपद से आगे आप देखेंगे महाजनपद के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे। जो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। तो आज हम लोग देखते हैं ऋग्वैदिक कालीन आर्यों का राजनीतिक जीवन। अब ऋग्वैदिक समाज में समाज का आधार क्या था? जन था। पूछा जाता है ऋग्वैदिक समाज का आधार क्या था? तो जन था। और जनों में रहने वाले लोगों को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता था? विष कहा जाता है। तो प्रश्न यहां से क्या बनता है कि ऋग्वैदिक काल में समाज का आधार क्या था? तो आधार क्या हो जाएगा? जन। और जन जो समूह था उसको सामूहिक रूप से क्या कहा जाता था? विष कहा जाता है। तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है इस तरीके से। आगे देखते हैं। राज्य का स्वरूप राजतंत्रात्मक था। ठीक है ना? जो व्यवस्थाएं हैं कई तरीके से हमें दिखाई पड़ती हैं, गणतंत्र है, राजतंत्र है, ठीक है ना? तो यहां का स्वरूप क्या था? राजतंत्रात्मक था, यानी राजा जैसी व्यवस्थाएं थी। और राजा जनों का क्या था? प्रधान था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये वंशागत था। वंशागत का मतलब होता है पिता के बाद उसका बेटा राजा बन जाए, यानी राजा और उसके बाद उसका बेटा राजा बन जाए, फिर उसका बेटा राजा बन जाए। तो ये परंपरा क्या है? वंशागत परंपरा कहलाती है। राजा का पद जो है युद्ध के कारण उत्पन्न हुआ था। अब युद्ध के कारण क्यों ऐसा कहेंगे कि देखिएगा, प्रारंभ में आर्यों का जो जीवन था वो कबीलाई था, यानी पशुओं को चराना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना। लेकिन जब एक कबीला एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता था
तो जाहिर सी बात है, जब दो कबीले आपस में आमने सामने आ जाते थे तो उनके बीच क्या है, संघर्ष हो जाता था, लड़ाइयाँ हो जाती थी। और लड़ाइयों में जो योद्धा होता था उसी को क्या बना दिया जाता था, प्रधान बना दिया जाता था, अर्थात राजा बना दिया जाता था। तो इसीलिए कहा गया है कि राजा का पद का जो उद्भव है वो किस कारण हुआ है, युद्ध के कारण। अथर्ववेद में उल्लेख है कि राजा का चुनाव समिति द्वारा किया जाता है। अब देखिएगा, ऋग्वैदिक कालीन जो व्यवस्था तो थी, लेकिन आगे चल के जब ये और लंबा समय बीता तो अथर्ववेद ग्रंथ भी लिखे गए। तो अथर्ववेद से ये जानकारी मिलती है कि राजा का चुनाव एक समिति द्वारा किया जाता था। अब इस समिति में कौन कौन से लोग रहेंगे ये आगे चल के हम लोग बात करेंगे। ऋग्वैदिक काल में राजतंत्रात्मक शासन के अलावा कुछ गणतंत्र राज्य भी थे। क्या थे, गणतंत्र राज्य थे। अब गणतंत्र का मतलब क्या है, गणतंत्र का सीधा मतलब यह है कि ऐसे राजा का वह पद या राज्य का वो प्रमुख पद जो वंशागत ना हो। जैसे भारत एक गणतंत्र है, तो गणतंत्र में का सीधा मतलब है जो इस देश का प्रमुख है यानी राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति है, वो वंशागत नहीं है। यानी इस समय जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं मुर्मू जी हैं, और इससे पहले उनके पिता राष्ट्रपति नहीं थे और ना इसके बाद इनके बेटा होंगे, वैसे हैं भी नहीं। लेकिन आने वाले समय में यदि बेटा बनता है राष्ट्रपति तो उनका जो है जनता द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव होगा, ठीक है ना। तो इसको वंशागत नहीं माना जाएगा, अर्थात इसे गणतंत्र माना जाएगा। तो ऋग्वैदिक काल में राजतंत्रात्मक के साथ साथ गणतंत्र का भी उल्लेख मिलता है। तो दुनिया का पहला ऐसा देश भारत बन जाता है जहां पर गणतंत्रीय व्यवस्था भी दिखाई पड़ती है। ऋग्वैदिक काल में, हाँ आगे देखते हैं, ऋग्वेद में इसे गण कहा गया है। इसके प्रमुख को गणपति या ज्येष्ठक कहा गया है। तो प्रश्न ये पूछा जाता है, गणतंत्र के प्रमुख को किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर दो नाम बताए गए हैं, कहीं कहीं पर गणपति मिलता है और कहीं कहीं पर ज्येष्ठक, यानी दोनों नाम एक ही हैं, यानी गणतंत्र के प्रमुख के रूप में। गणतंत्र का प्राचीनतम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है ना। यानी दुनिया में गणतंत्र जैसी व्यवस्था कहीं पर नहीं थी सिवाय भारत में, और जो उल्लेख मिलता है, साहित्यिक साक्ष्य मिलता है, वो किसमें मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। राजा को जनस्य गोपा अर्थात जनों की रक्षा करने वाला कहा गया है। क्योंकि आपने पहले समझ लिया कि राजा का जो पद है उसका जो उद्भव हुआ है वो युद्ध के कारण हुआ है। यानी जब दो कबीलाई समूह आपस में लड़ जाते थे, युद्ध कर लेते थे, और जो सबसे पावरफुल होता था उसी को राजा बना दिया जाता था, और उस राजा को अब आदेश दिया जाता था या अब राजा का दायित्व था कि उस समूह के यानी उस जन के लोगों की क्या करे, रक्षा करे। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। अब राजा के कुछ कार्य बताए गए हैं। युद्ध का नेतृत्व करना और कबीले की रक्षा करना, ये राजा के दो प्रमुख कर्तव्य थे। कौन कौन से, युद्ध का नेतृत्व करना और कबीले की रक्षा करना। और इसीलिए राजा को अन्य कई उपाधियों से विभूषित किया गया है। विषामपति कहा गया है, पति मतलब प्रमुख, ठीक है ना। यानी विषय का प्रमुख, विषय जो इनका विष था उसका प्रमुख था। यह गणना गणपति भी कहा गया है, जैसे गणतंत्र गणना गणपति भी कहा गया है, और ग्रामणी भी कहा जाता था। किसमें, ऋग्वैदिक काल में। किसको, राजा को कहा जाता था। तो ये राजा की क्या थी, उपाधियां थी। यानी राजा को अन्य कई नामों से जानाता था, विषामपति, गणना गणपति और ग्रामणी। राजा को स्वेच्छा से कर यानी टैक्स दिया जाता था। क्या किया दिया जाता था, टैक्स दिया जाता था, और इसी टैक्स को बलि कहा गया है। प्रश्न
पूछा जाता है ऋग्वैदिक काल में बलि का अर्थ क्या है, तो बलि का सीधा अर्थ क्या है, टैक्स से है, और इसी को बलि या बलहित भी कहा जाता था, दोनों नामों से जाना जाता था, ठीक है ना। और मुख्य रूप से बलि क्या है, अन्न के रूप में यानी अनाज के रूप में दिया जाता था, और खास बात यह थी कि ये स्वेच्छा से दिया जाता था कि हाँ ठीक है, आप हमारे कबीले की, हमारे समूह की, हमारे जन की, हमारे विश्व की रक्षा करेंगे, इसलिए आपको ये बलि दी जाती है। बलि वो मार काट वाला नहीं है कि काट के बलि दे दी जाए, ये टैक्स है। तो बलि ऋग्वैदिक काल में क्या है, एक तरीके का टैक्स है। अन्य कबीलाई संस्थाएं भी थी, जिनमें से सभा, समिति, विदत और गण, ये 4 समितियां ऋग्वेद में उल्लेख मिलती हैं, जो कबीलों के बीच में क्या है, कार्य करते थे, ठीक है ना। कबीलों के बीच में क्या करती थी, कार्य करते थे। अब अथर्ववेद में एक जगह उल्लेख मिलता है सभा और समिति, इन दोनों को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, ठीक है ना। तो प्रश्न पूछा जाता है किस ग्रंथ में प्रजापति को राजा की 2 पुत्रियां कहा गया, प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, तो अथर्ववेद में। या प्रजापति की 2 पुत्रियां कौन सी थी, तो सभा और समिति थी। फिर बाद में मैत्रायणी संहिता लिखी गई है, और मैत्रायणी संहिता में उल्लेख मिलता है सभा में स्त्रियां भाग नहीं ले सकती थी, ठीक है ना, यानी महिलाओं को राजनीतिक अधिकार यहां पर नहीं दिए गए थे। और यही ऋग्वैदिक कालीन की सबसे निकृष्ट बात साबित होती है कि महिलाओं को व्यापक अधिकार तो थे, लेकिन राजनीति में अधिकार नहीं दिया गया था। यानी स्त्रियां सभा में भाग नहीं लेती थी, सभा में भागीदार करने वाले को सभ्य कहा गया है, यानी जो लोग सभा में आएंगे, चर्चा करेंगे, उनको क्या कहा गया है, सभ्य कहा गया है। सभा में उच्च कुलों से उत्पन्न लोग ही भाग लेते थे, ठीक है ना। यह ध्यान रखा गया है कि सभा में यानी राजनीति में कौन से लोग भाग लेंगे, जो उच्च कुल से उत्पन्न हुए होंगे, जिन्हें सुजात कहा जाता था। सुजात मतलब उच्च जाति। ऋग्वेद में सभा का 8 बार उल्लेख मिलता है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि ऋग्वेद में सभा का उल्लेख कितने बार हुआ है, तो ऋग्वेद में सभा का उल्लेख 8 बार हुआ है। समिति राजा को निर्वाचन करते थे, तो प्रश्न पूछा जाता है कि राजा का निर्वाचन कौन सी संस्था करती थी, तो 4 ऑप्शन होते हैं, सभा, समिति, विदत और गण। तो इसमें जो है राजा का निर्वाचन कौन करती थी, समिति करती थी। अध्यक्ष को पति या ईशान कहा जाता था, तो समिति के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था, ईशान कहा जाता था, अथवा पति के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद आगे देखते हैं, ऋग्वेद में इसकी चर्चा 9 बार हुई है, किसकी, समिति की। और सभा की कितने बार चर्चा हुई, 8 बार। ऋग्वेद में सभा की चर्चा 8 बार और समिति की चर्चा 9 बार हुई है। समिति को परिसंवाद के नाम से भी जाना जाता है। ऋग्वेद अथर्ववेद से पता चलता है कि समिति में राजनीतिक विषयों की चर्चा होती थी। इसके बारे में, राजनीतिक चर्चा के बारे में। एक महोदय हैं, कौन से, जीमर महोदय, इन्होंने सभा को ग्राम संस्था तथा समिति को केंद्रीय संस्था कहा गया है। तो प्रश्न यहां से ये पूछा जाता है कौन सी केंद्रीय संस्था थी, तो इसी को यानी समिति को केंद्रीय संस्था कहा गया है। आगे हम लोग देखते हैं। अब राथ ने क्या कहा है, राथ का क्या विचार है इस पर। राथ कहते हैं विदत सैनिक, असैनिक और धार्मिक कार्यों से संबंधित थे। यानी राथ क्या कहते हैं कि जो 4 संस्थाएं, सभा, समिति, विदत, गण, ये जो तीसरी समिति थी विदत,
ये सैनिक का भी काम करती थी, असैनिक का भी काम करती थी और धार्मिक कार्य भी करती थी। तो प्रश्न ये पूछा जाता है कि कौन सी संस्था धार्मिक कार्य करती थी? तो राथ जो बता रहे हैं उनके अनुसार विदथ जो है धार्मिक संस्था का भी कार्य करते थे। और डॉक्टर रामशरण शर्मा जो प्राचीन भारत के इतिहासविद हैं, उनका मानना है विदथ आर्यों की सबसे प्राचीनतम संस्था थी। यानी बाद में इसका उल्लेख नहीं मिलता है, ऋग्वेद में तो मिलता है, लेकिन आगे आने वाली समितियों में, आगे आने वाले ग्रंथों में, साहित्यों में वहाँ पर विदथ का उल्लेख नहीं मिलता है। और यही कारण डॉक्टर आर एस शर्मा ये कहते हैं कि विदथ आर्यों की सबसे प्राचीनतम संस्था है। और इसीलिए प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे प्राचीनतम संस्था आर्यों की कौन सी है? तो डॉक्टर रामशरण शर्मा ये बताते हैं कि आर्यों की सबसे प्राचीनतम संस्था विदथ थी। फिर ऋग्वेद में विदथ का उल्लेख भी कितनी बार मिलता है? 22 बार। और इस कारण भी इन्होंने क्या कहा कि सबसे प्राचीनतम संस्था कौन सी है? विदथ है। तो आर्यों का जो राजनीतिक जीवन है और उसी के अंतर्गत आता है आर्यों का प्रशासन। तो आर्यों का प्रशासन तंत्र कैसे चल रहा था, इस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ऋग्वैदिक काल में राजा प्रशासन का संचालन अपने राजकीय अधिकारियों की सहायता से करते थे। यानी प्रशासन संचालन करने के लिए जो राज्य के कर्मचारी थे उनकी सहायता से पूरा किया जाता था। और उन ऋग्वैदिक काल में जो कर्मचारी थे उनमें से कुछ के नाम यहां पे दिए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो कर्मचारी था वो था पुरोहित। ठीक है ना? और पुरोहित का काम क्या था? राजा का परामर्श देना, यानी ये राजा का परामर्शदाता कहलाता था। और सबसे महत्वपूर्ण पद यही था, पुरोहित। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल में चलेंगे तो वहां पर सबसे प्रमुख अधिकारी बदल जाएगा, वो सेनानी हो जाएगा। क्योंकि उस दौरान उत्तर वैदिक काल में जो लड़ाइयां हैं वो क्षेत्र विस्तार के लिए होने लगेंगी। तो इसलिए पूछा जाता है ऋग्वैदिक काल में प्रमुख अधिकारी कौन सा था? पुरोहित था। जबकि उत्तर वैदिक काल में कौन हो जाएगा? सेनानी हो जाएगा। तो पुरोहित का काम क्या था? राजा को परामर्श देना। और दूसरे स्थान पर सेनानी था और इसका काम था सेना का नेतृत्व करना। और इसका चुनाव कौन करता था? तो राजा इसका चुनाव करते थे कि कौन सेनानी बनेगा, कौन उनके साथ मिलकर काम करेगा। तो राजा खुद इसका क्या है? चुनाव करते थे। अगला आता है कुलपति। ये परिवार का मुखिया था। ठीक है ना? कुल यानी वंश, और ये परिवार का क्या है? मुखिया कहलाता था। फिर अगला आता है विषपति। ये विष का प्रधान था। अगला नाम आता है ब्रज। ब्रज का मतलब होता है जंगल, यानी ये चरागाह का अधिकारी था। आप इस शब्द से समझ सकते हैं ब्रज से, बृजपति यानी चरागाह का अधिकारी था। साथ में कुलभ यानी सेना को संगठित करके युद्ध मैदान में भी यही ले जाता था। ठीक है ना? सेना का संगठन करके, इकट्ठा करके उसको मैदान में ले जाने का काम कौन करता था? बृजपति ही करता था। अगला नाम आता है ग्रामणी। ये गांव का प्रधान था और युद्ध में ग्राम का प्रतिनिधित्व करता था, यानी गांव का क्या है? नेतृत्व करता था। कौन? ग्रामणी। तो ये सबसे महत्वपूर्ण पदों में से था। उसके बाद स्पर्श। स्पर्श का मतलब क्या है? गुप्तचर, यानी जो गोपनीय सूचनाएं जो लाता था कि पास के कबीले में क्या हो रहा है, दूसरे कबीले में क्या हो रहा है, दक्षिण वाले कबीले की क्या व्यवस्थाएं हैं, जो गुप्त सूचनाएं लाता था उसी को क्या कहा जाता था? स्पर्श कहा जाता था। और ये लोगों के आचरण की देखभाल करता था। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि ऋग्वैदिक काल में जो नैतिक अधिकारी था, ठीक है ना, यानी नैतिकता का अधिकारी था, नैतिक यानी नैतिक आचरण का अधिकारी था, वो कौन था? स्पर्श था। फिर अगला नाम आता है दूत। ये विभिन्न राजकीय इकाइयों में एक दूसरे को सूचित करता था
और पूरब ये दुर्ग का अधिकारी था। तो ये जो है इनको मैच कराने के लिए दे दिया जाता है या सिंगल क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। और कुछ अधिकारियों के नाम है कर्मार, यानी ये कर्मकार होना चाहिए, कर्मकार, ठीक है ना, यह कर्मार ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये धातुओं का कार्य करने वाला अधिकारी था। अब धातुएं कौन कौन थी? जाहिर सी बात है, सोना, चांदी, तांबा, और धीरे धीरे लोहे का भी आविष्कार हो चुका था। हालांकि कांसा का पहले ही आविष्कार हो चुका था, और लोहे का भी प्रमाण उत्तर वैदिक काल में मिलता है, ठीक है ना। ऋग्वैदिक काल में लोहा का प्रमाण बहुत कम मिलते हैं, इसलिए लोहा नहीं माना जाता है। तो जो धातुओं का कार्य करता था, जो धातुओं का कार्य करता था उसको क्या कहा जाता था? कर्मकार कहा जाता था। रथकार, अब ये तो पता है कि रथ बनाने वाला था, रथ बनाने वाला अधिकारी था। सूत, ठीक है ना, तो ये रथ को हाँकने वाला अधिकारी था। इसे सूती वस्त्र कपड़ा उद्योग मत समझना, सूत यानी सारथी था, तो ये रथ हाँकने वाला था। क्षति, ये प्रतिहारी यानी द्वारपाल था, तो ये भी पूछा जाता है, महत्वपूर्ण है। भाग दुग्ध, अब ये पीसीएस में पूछा गया था, तो भाग दुग्ध ये कर संग्रह करने वाला अधिकारी था। इसके बारे में थोड़ा सा समझिएगा कि भाग दुग्ध कौन था। तो ये कहा जाता था कि जब राजा को संतान उत्पन्न होते थे तो दूध के लिए जो टैक्स लिया जाता था उसी कर को क्या है? भाग दुग्ध कहा जाता है। तो वैसे टैक्स ये नहीं लेना चाहिए, अन्यथा लिया जाएगा तो लोग कहेंगे कि ये बच्चा क्यों जिंदा रहा है कि जो हम पर बोझ बन रहा है, ठीक है ना। तो ये कर संग्रह कह सकते हैं, या भाग दुग्ध ये राजा के संतान के उत्पन्न के समय ये टैक्स लिया जाता था। अच्छवाब, अच्छवाब यानी ये द्यूत यानी जुआ खेलने वाला होता था। फिर दो नाम आते हैं, वशिष्ठ और विश्वामित्र। ये भारत जन के अधिकारी थे। परंपरा के अनुसार प्रथम राजा कौन हुआ? मनु हुए। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। आगे देखते हैं आर्यों का न्याय प्रशासन के बारे में, यानी आर्यों ने कि जो न्यायिक व्यवस्था थी उसके बारे में चर्चा करते हैं। ऋग्वेद न्याय का स्वरूप सुधारात्मक था। इसका मतलब क्या है कि किसी भी व्यक्ति को दंड इस तरीके से दिया जाए कि उसमें सुधार हो। जैसे उसने गलत काम किया, चलिए झाड़ू लगाइए, ठीक है ना। तो ये सुधारात्मक था। न्याय का केंद्र बिंदु कौन था? राजा था, यानी राजा ही निर्णय करता था। लेकिन पुरोहित एवं अन्य पदाधिकारियों की सहायता से न्याय संपन्न होता था। न्याय कार्य मध्यमशी यानी पंच निर्णय द्वारा होता था, यानी कई लोगों के साथ बैठ के। ऋग्वेद में न्याय दिव्य प्रणाली पर आधारित थी। दिव्य प्रणाली का मतलब क्या है? जैसे खौलते घी में 2 उंगलियां डालना, यानी अगर आप चोर हो गए तो उंगली जल जाएंगी, अगर चोर नहीं हो गए तो बच जाएंगी। गरम लोहे की राड को जीभ से चाटना, ये ऐसी व्यवस्था थी, ठीक है ना, आधारित थी। ऋग्वेद में मनुष्य को सतदाय कहा गया है। सतदाय का मतलब क्या है? यानी 100 गायों के बराबर। जीवक और उग्र, ठीक है ना, ये पूछा जाता है उग्र कौन है, जीवक कौन है। ये पदाधिकारी रक्षा पुरुष कह सकते हैं, या इन्हीं को पुलिस भी कह सकते हैं, ठीक है ना, अर्थात ये पुलिस के रूप में जाना जाता है। तो प्रश्न पूछा जाता है ऋग्वैदिक काल में उग्र किसे कहा जाता था? तो ऋग्वैदिक काल में उग्र जो है पुलिस को कहा जाता था, यानी जीवक किसी को भी कहा जाता था। अपराधियों को पकड़कर राजा के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता था। चोरी, सेंधमारी, डकैती और सबसे महत्वपूर्ण था पशु अपहरण, यानी पशुओं की चोरी बहुत हुआ करती थी ऋग्वैदिक काल में। मृत्युदंड की प्रथा नहीं थी।
ठीक है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। मृत्युदंड की प्रथा नहीं थी और बदला चुकाने की प्रथा को वरदेय कहा जाता था। और अंतिम लास्ट टॉपिक है, इस पर हम लोग देखते हैं आर्यों की जो सैन्य व्यवस्था के बारे में। तो देखते हैं कि आर्यों की सैन्य व्यवस्था कैसी थी। तो आर्यों की जो सैन्य व्यवस्था थी, तो प्रारंभ में आर्य कबीलाई थे, तो जाहिर सी बात है नियमित सेना का उल्लेख नहीं मिलता है। कहाँ मिलेगा जब वो कबीलाई व्यवस्था है, आज यहाँ कल वहाँ, तो नियमित सेना का उल्लेख नहीं मिलता है। तो कैसे मिलता है? ऋग्वेद में सेना को वृत्त या वृतना कहा गया है, यानी जीवन यापन का साधन। पैदल एवं रथ सेना का उल्लेख मिलता है और अश्व प्रमुख पशु था, लेकिन अश्व सेना नहीं थी। महत्वपूर्ण बात यह है कि अश्व यानी घोड़ा इनका प्रमुख पशु था, लेकिन सेना के अश्व सेना के रूप में यानी घोड़ों की एक अलग टुकड़ी नहीं बनाई गई थी अश्व सेना के रूप में। युद्ध विजय तथा आत्मरक्षा दोनों के लिए होता था। ठीक है ना, कि चलो अच्छा युद्ध करना पड़ेगा तो युद्ध करते हैं, और जब बचाव में करना हो तो बचाव में भी युद्ध करते थे, यानी आक्रमण और रक्षात्मक दोनों तरीके से युद्ध होते थे। और युद्ध के प्रमुख अस्त्र जो थे धनुष बाण, कर्णयोनि और निशंग यानी तरकस, ये जो है ऋग्वेद में इन प्रमुख औजारों का उल्लेख मिलता है। उसके बाद देखते हैं सिर की टोपी को शिरस्त्राण कहा जाता था, यानी कोई वार धनुष बाण से न कर दे तो इसके लिए शिरस्त्राण पहना जाता था। भाला को परताला कहा जाता था, ठीक है ना, भाला आप जानते हैं। दिदु यानी फेंक कर मारने वाला को दिदु कहा जाता था, ये मैच कराने के लिए पूछा जाता है। पुरचरिश नगरों को नष्ट करने वाला यंत्र था। पुरचरिश जैसे बम फेंक के मार दिया जाए, इस तरीके से बड़े बड़े पत्थरों को फेंक के मारा जाता था, इसी को क्या कहा जाता था? पुरचरिश कहा जाता था। तो इस तरीके से ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला जो टॉपिक होगा ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक जीवन के बारे में। और जाहिर सी बात है इसकी जानकारी हमको ऋग्वेद से मिलती है, तो बहुत सारे तथ्यों को लेकर समेटते हुए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू।